सो हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे केमिस्ट्री कॉस्ट के रिगार्डिंग फुल लेंथ मॉक। यहाँ पे अगेन 45 क्वेश्चन होंगे, जस्ट लाइक फिजिक्स जो हमने देखा था। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखिए आपको प्ले लिस्ट सेक्शन में जाना है। देन जैसे आप ये वाली प्ले लिस्ट ओपन करोगे, JKBOP 26 कॉस्ट 26 आपको वीडियोस मिल जाएंगे। साथ में JKBOP एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो रिसेंट मॉक्स हमने लिए थे, इनको भी आप देख के जाना, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। नाउ फिजिक्स हमने बताया था आपको कि फिजिक्स अच्छी लेवल का पूछा जाता है इस कॉस्ट में। केमिस्ट्री मतलब काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लेवल का पूछा जाता है, एंड स्पेशली ऑर्गेनिक से मतलब ज़्यादा वेटेज आपका रहता है। सो इसीलिए ये सेशन भी आप देख के जाएं, यहाँ से भी आपको बेनिफिट होगा। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। नाउ देखिए, क्वेश्चंस जो यहाँ पे हमने लिए हैं बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से लिए हैं, जिस हिसाब से आपके पेपर में लेवल आ रहा है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज नॉट नेगेटिव। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से हमारे पास कौन सा पैरामीटर हमारे पास हमेशा नेगेटिव नहीं रहता है। नॉट ऑलवेज नेगेटिव। इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, देन हमारे पास क्या है, लैटिस इंथैल्पी। नाउ अगर आप देखोगे, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन एंड इंथैल्पी, ये तीन जो हमारे पास हैं, दीज आर ऑलवेज नेगेटिव। ये तीन हमारे पास नेगेटिव रहते हैं। एंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो हमारे पास है, इसका वैल्यू पॉजिटिव भी रहता है एंड इसका वैल्यू हमारे पास नेगेटिव भी रहता है। बाकी जो भी रेस्ट ऑप्शन हमारे पास हैं वो नेगेटिव हमारे पास रहते हैं, एंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सो देयरफॉर ऑप्शन बी इज राइट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है, द प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयॉन्स। बताइए प्रेसिपिटेशन कब ओकर करती है। टेक्स ओनली, यहीं पे बता रहा है कि प्रेसिपिटेशन खाली ओकर करती है व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयॉन्स exceeds the solubility product, is less than the solubility product, is negligible, is equal to solubility product हमारे पास। सो अगर हमारे पास कंसंट्रेशन जो होगी, स्पेशली कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो हमारे पास है, अगर वो ज़्यादा हुई यानी कि ग्रेटर देन हुई किससे, जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है KSP, सो उस केस में बेसिकली प्रेसिपिटेशन जो है वो ऑकर करती है। सो जब भी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एक्सीड करेगी किसको, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को, यानी कि एक्सीड करेगी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को, या फिर ग्रेटर होगी किससे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, सो उस केस में प्रेसिपिटेशन ऑकर करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन KP इज इक्वल टू KC। सो आपको बताना है कि इनमें से जो गिवन 4 रिएक्शन आपको दी गई है, इनमें से आपको बताना है कि KP कहाँ पे KC के बराबर होगा। सो सिंपली आपको क्या देखना है, आपको लेफ्ट साइड एंड राइट साइड देखना है। दैट इज आपको सिंपली काउंट करने हैं मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं एंड मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं। सो सीधे अगर आप देखोगे, आपने क्वेश्चन को खुद से मार्क किया होगा। नाउ अगर आप देखोगे ऑप्शन बी के ऊपर अगर हम आएंगे, सो आप देखोगे ऑप्शन बी में अगर आप देखोगे जो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास हैं, इट इज़ N2 + O2। सो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास कितने, सो 2 यहाँ पे। एंड प्रोडक्ट साइड आपको कितने मिल रहे हैं, अगेन आपको ट्वाइस NO मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ से भी 2 आपको मिल रहे हैं। बाकी ऑप्शन इसमें देखिए, यहाँ पे 3 और 1 4, इस साइड में 2, सो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, अच्छा इसमें 1 एंड यहाँ से 2, इसमें 2 एंड यहाँ से 3। सो खाली बी ऑप्शन है जहाँ पे इधर भी 2 एंड इधर भी 2। सो अगर हमारे पास मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हैं किसके, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, सो उस केस में जो KP हमारे पास होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू KC। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, रेडियो कार्बन डेटिंग वाज डिस्कवर्ड बाय GN लिविस, J विलियार्ड गिब्स, WF लिबी या फिर नर्नेस्ट। सो आपको बताना है कि रेडियो कार्बन डेटिंग जो है ये किन के द्वारा डिस्कवर की गई। सो इट इज़ WF लिबी। ये बेसिकली क्या थे, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे एंड इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है केमिस्ट्री के अंदर। सो इन्होंने रेडियो कार्बन डेटिंग जो है उसको डिस्कवर किया था। सो याद रखिएगा, MCQ बन सकता है। नेक्स्ट नंबर 5 हमारे पास, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम वाज अनएबल टू एक्सप्लेन। बताइए बोर मॉडल क्या चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाए, एंड ऑप्शन आपके सामने है। राइडबर्ग्स फार्मूला ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा, राइडबर्ग्स फार्मूला जो आप देखते हो 1/λ वाली, अच्छा फिर हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, प्लैंक्स लॉ ऑफ एनर्जी क्वांटाइजेशन, या फिर रदरफोर्ड्स मॉडल ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो आपको बताना है कि बोरस मॉडल जो था ये किसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, या इसमें बेसिकली आप कहिए कि ड्रॉबैक बना। सो इन शॉर्ट जो हमारे पास हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। साथ में जो
जो डिब्रोगली हाइपोथेसिस है इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो हमारे पास जीमन इफेक्ट है या फिर स्टार्क इफेक्ट है उनको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो एक तो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, साथ में डिब्रोगली हाइपोथेसिस, जीमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, इनको बोर मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दी फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैचड। आपको बताना है कि इनमें से कौन से पेयर्स जो हैं वो, इनमें से कौन सा पेयर्स हमारे पास है जो करेक्टली मैचड नहीं है। होंडस रूल देखिए, इन ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी इलेक्ट्रॉन शिपनेस रिमेन अनपेयर्ड इफ पॉसिबल। सो होंडस रूल आपको याद होगा, होंडस रूल क्या कहता था? होंडस रूल ऐसे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास हैं वो बेसिकली उनमें क्या होते हैं, उनमें अपोजिट स्पिन्स होते हैं। क्लियर, जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं उनमें बेसिकली अपोजिट स्पिन्स होते हैं। अच्छा, फिर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता था? देखिए, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, यानी कि N L M N। सो सारे 4 क्वांटम नंबर्स एक ही, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स को सारे 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स मतलब सेम नहीं हो सकते हैं। ये था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देन जीमन इफेक्ट की अगर हम बात करें, स्प्लिटिंग अंडर मैग्नेटिक फील्ड, जी हाँ सही बात है। सो पहले 3 ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहे हैं। नाउ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर आते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता था हाइजेनबर्ग का? ये बेसिकली 2 चीज़ों की बात करता था, खाली पोजीशन की नहीं, ये पोजीशन एंड मोमेंटम 2 चीज़ों की बात करता था। सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन दी पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। सो बेसिकली पोजीशन एंड मोमेंटम 2 पैरामीटर्स की बात होती है। सो देयरफॉर ये वाला जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी हमारे पास, ये इनकरेक्टली मैचड है या फिर अच्छे से यहाँ पे मैचिंग नहीं की गई है। बाकी आप मानोगे कि बाकी यहाँ पे करेक्टली मैच किए गए हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन पोटेशियम डाइक्रोमेट। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारे पास होता है, क्लास 12th में भी आप उसको पढ़ते हो, उसकी प्रॉपर्टीज़, ढेर सारी प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ हमारे पास K2Cr2O7, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है हमारे पास, जस्ट लाइक KMnO4। नाउ यहाँ पे आपको बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर किसका? क्रोमियम का, इन पोटेशियम डाइक्रोमेट। सो क्रोमियम का आपको निकालना है। सो आप अज्यूम करोगे कितना x, यहाँ से इस साइड क्या है आपके पास K2, मीन्स दैट इज 2 × 1 प्लस आपके पास क्या है x, बट Cr2 आपको दिया गया है। सो दिस इज 2x प्लस हमारे पास, अच्छा ऑक्सीजन 7 बार, सो इट इज़ 7 × -2 = 0। जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं या फिर चार्जेस हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे x का वैल्यू निकाल सकते हो। सो दिस इज़ 2 प्लस यहाँ से 2x माइनस यहाँ पे 14 = 0। 14 इधर जाएगा एंड या फिर यहीं पे अगर आप देखोगे +2 एंड -14, दिस इज़ -12। सो दिस इज़ 2x -12 = 0। अच्छा 12 इधर जाएगा, यहाँ से x आपका निकलेगा 12/2, दैट इज आपका 6। सो 6 आपका यहाँ से वैल्यू निकलेगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रॉपर्टीज बिलोंग्स टू PCl5। सो PCl5 आपको दिया गया है एंड आपको बताया जा रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे बिलोंग कर रही है PCl5 को। sp3 हाइब्रिडाइज्ड, अच्छा sp3d, sp3d2, sp3d। सो आपके पास अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे हैं, आपको बताना है कि इनमें से राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सा रहेगा। सो इनिशियली हम सिंपली क्या करेंगे, पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखते हैं PCl5 की। नाउ x आपका क्या होगा, 1/2 ऑफ किसके बराबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस चार्ज ऑन कैटायन प्लस चार्ज ऑन एनायन। ऐसे आप निकाल सकते हो, 1-2 तरीके हमारे पास हैं। अच्छा फिर हमारे पास दिस विल बी 1/2 ऑफ, अच्छा वैलेंसी किसकी, यहाँ पे हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, यहाँ पे आपको देखने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के अंदर यहाँ पे 5, मोनोवैलेंट एटम कितने हमारे पास, अगेन 5, माइनस चार्ज ऑन कैटायन कुछ भी नहीं, चार्ज ऑन एनायन कुछ भी नहीं। सो 5 and 5 हो गया 10 / 2। सो 10 / 2 कितना होगा, 5। सो वैल्यू आपके पास कितना आया, 5। इसका मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी sp3d। क्लियर, सो 3 1 1, सो इट विल बी sp3d। इसका मतलब ये ऑप्शन गया। अच्छा और कौन सा ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। सो B and D ऑप्शन अभी आपका बच रहा है। नाउ अगर इसके बाद आपको ये चीज़ पता होगी, यहीं पे ये एलिमिनेट होगा। सो शेप बताइए कौन सी बनेगी। सो हमारे पास क्या है, sp3d। नाउ sp3d में आपको याद होगा अलग अलग शेप्स हैं,
ट्राइगनल बाइपैरामिडल हमारे पास, या फिर सीसा हमारे पास होता है, या फिर हमारे पास टी शेप होती है, या फिर लीनियर शेप होती है। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, लोन पेयर में। इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। सो देयरफॉर क्या इस केस में आपको कोई लोन पेयर मिल रहा है? जी नहीं। सो देयरफॉर इसकी जो शेप होगी दैट इज ट्राइगनल बाइपैरामिडल। सो ट्राइगनल बाइपैरामिडल, 5 वैलेंशियल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी हमारा जो है वो मैच कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट्स इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, वाटर, अमोनियम क्लोराइड। सो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, सो अगर फिनॉल आ रहा है फिर नाइट्रो ग्रुप आ रहा है, सो इसका मतलब इसमें क्या होगी, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हो रही है, सो इट इज़ हमारे पास वाटर। क्लियर। इट इज़ हमारे पास क्या, इट इज़ सिंपली हमारे पास वाटर। इट इज़ लाइक दिस HOH। अच्छा, फिर यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ, जो नेक्स्ट H यहाँ पे होगा। अच्छा, फिर ऐसे आप बना सकते हो OH। सो ये हमारे पास है, ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एंड कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट इज़ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ना कि इंट्रा। इंट्रा में क्या होता है, विद इन दी मॉलिक्यूल बेसिकली क्या हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है, जस्ट लाइक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट एवोगेड्रो नंबर दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन। आपको बताना है कि किस में प्रेजेंट होगा, 12 ग्राम ऑफ CO2, या फिर हमारे पास 22.4 लीटर ऑफ CO2 इन रूम टेम्परेचर, 44 ग्राम्स ऑफ CO2, या फिर 12 मोल्स ऑफ CO2। नाउ अगर आप CO2 की बात करोगे, जो CO2 हमारे पास है, CO2 का जो मोलर मास हमारे पास होता है दैट इज एग्जैक्टली 44 ग्राम। ऑलरेडी आपको पता होगा। क्लियर। CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास होता है, या फिर मोलर मास होता है, कितना होता है, 44 ग्राम। देयरफॉर जो 44 ग्राम ऑफ CO2 हमारे पास होता है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। आप इसको बता सकते हो कि ये 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है, दैट इज इक्विवेलेंट टू हमारे पास 6.023 इंटू 10⁻23 ऑफ कार्बन एटम्स। सो देयरफॉर आप ये कहोगे कि इतने कार्बन एटम्स किस में हो सकते हैं, या फिर कहाँ पे आपको मिल सकते हैं, 44 ग्राम ऑफ CO2 के अंदर। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट मोलर मास यहाँ पे जो हमारे पास है वो काम में आ रहा है। सो मोलर मास बाय डिफ़ॉल्ट किसका, CO2 का कितना हमारे पास होता है, 44 ग्राम। सो इट इज़ बेसिकली इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारे पास है द एसिडिक वैल्यू, the acidic strength of halogen acids increases from। देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड्स इंक्रीज फ्रॉम। आपको ये चीज़ पता है कि HI जो होता है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू HBr वगैरह। सो ये बोल रहा है कि इट इंक्रीजेस फ्रॉम। सो अगर आप देखोगे ऑप्शंस, ये ऑप्शन आपका कटा यहाँ पे। अच्छा, फिर इसमें तो इंक्रीज डिक्रीज दोनों दिया है, सो ये ऑप्शन भी कटा। नाउ सो B ऑप्शन भी गया, C ऑप्शन भी गया। नाउ अगर आप ऑप्शन A और D के ऊपर आओगे, ऑप्शन A और D दोनों सही हैं अपनी जगह, बट यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग टाइप से है। क्या, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड्स इंक्रीजेस फ्रॉम। सो आपको बेसिकली क्या जाना होगा, आपको स्मॉलर वन से जाना होगा, यानी कि आपको बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है यहाँ पे। सो दिस इज बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर। HB में सबसे कम, फिर HCl, HBr एंड HI में हमारे पास हाईएस्ट होगा। सो इन दो में से जो बेस्ट ऑप्शन आप चूज करोगे दैट इज ऑप्शन D। ऑप्शन A भी आप मान सकते हो कि HI बड़ा, इसका मतलब ही है, बट जो ये वाला ऑप्शन है ये किसको दर्शा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर को। ये किसको दर्शा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर को। है तो दोनों ठीक, बट दिस इज हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर, एंड पहला जो ऑप्शन है इट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, एंड यहाँ पे बोल रहा है कि इंक्रीजेस फ्रॉम। क्लियर। सो देयरफॉर एग्जाम में जनरली इस क्वेश्चन में ऑप्शन D को कंसिडर किया गया था। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड इज। सो ये आपको कंपाउंड दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है कि IUPAC नेम क्या रहेगा। नाउ यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक यहाँ पे आपको एक अरीन दिख रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको बेसिकली एक अरीन दिख रहा है। एंड इस केस में जब भी आपको, एंड ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको कंपाउंड दिख रहा है, ये बेसिकली आपको दिख रहा है कि ये आपको विदाउट जो डेजिग्नेटेड फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास होते हैं FG, जो भी डेजिग्नेटेड फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होते हैं उनके बगैर ये दिख रहा है। एंड आपको
मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिख रहे हैं। क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट आपको दिख रहा है? आपको हैलोजन ग्रुप दिख रहा है, नाइट्रो ग्रुप दिख रहा है, आपको मिथाइल ग्रुप दिख रहा है। सो बेसिकली जब भी आपको क्या दिखें, जब भी आपको मल्टीपल सबस्टिट्यूएंट्स दिखें एंड आपको एक प्रॉपर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ना मिले, आपको फंक्शनल ग्रुप ना मिले प्रॉपरली, सो इस केस में आपको किसके साथ जाना होता है? इस केस में आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के साथ जाना होता है। सो देयरफॉर आपके पास क्या है? फ्लोरो, दिस इज फ्लोरो, नाइट्रो एंड दिस इज आपके पास मिथाइल। सो दिस इज फ्लोरो, ध्यान दीजिए, दिस इज हमारे पास फ्लोरो, ये आपका नाइट्रो एंड ये आपका मिथाइल। सो बताइए ABCD में पहले क्या आएगा? पहले F आएगा, अच्छा, फिर M आता है, फिर N आता है, ABCDFGHIJK N, पहले M आएगा, फिर आपका क्या आएगा? N आएगा। सो अगर आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन जो है वो गया, क्लियर, ये ऑप्शन जो है ये गया। सो इन 3 ऑप्शन में इसने बिल्कुल अच्छे से दिया है, क्या क्या? फ्लोरो मिथाइल नाइट्रो, फ्लोरो मिथाइल नाइट्रो, फ्लोरो मिथाइल नाइट्रो, क्लियर। नाउ अब आपको देखना है कि नंबरिंग जो है वो आप यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करोगे, क्लियर, कहाँ से स्टार्ट करोगे। सो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर आपको प्रेफरेंस देनी है यहाँ पे, क्लियर, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आपको प्रेफरेंस में जाना होगा, क्लियर। एंड अगर आप यहाँ से देयरफॉर जो फ्लोरो ग्रुप हमारे पास होगा इसको हम क्या करेंगे? इसको हम नंबर 1 यहाँ पे देंगे। सो इट इज़ 1 फ्लोरो, अच्छा, फिर देयरफॉर यहीं से हम घूम के आएंगे, फिर सो 2 के ऊपर क्या आएगा? फिर नाइट्रो, दिस इज 3, दिस इज 4, सो 1 फ्लोरो, बट इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा 4 मिथाइल एंड देन हमारे पास क्या होगा? 2 नाइट्रो बेंजीन। सो दिस इज हमारे पास 1 फ्लोरो, 4 मिथाइल, 2 नाइट्रो बेंजीन। सो दिस इज हमारे पास नाइट्रो बेंजीन। सो इसके ऊपर 1 पे फ्लोरो एंड 4 के ऊपर मिथाइल एंड 2 के ऊपर नाइट्रो बेंजीन। बट यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, क्या? ध्यान से ये चीज़ देखनी है कि इसको आपको नंबर 2 करना है एंड जो मिथाइल है वो आपका कहाँ पे है? वो आपका नंबर 4 पे है। सो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, ए न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction proceeds through SN1 mechanism, so the reaction is, बताइए जो SN1 रिएक्शन हमारे पास होती है ये क्या होती है? दीज आर यूनिमोलिकुलर। सो ये हमारे पास क्या होती है? यूनिमोलिकुलर। एंड इनमें आपको पता है कि रेट जो होती है दैट इज़ प्रपोर्शनल टू सबस्ट्रेट हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे आपको रेसिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट मिलता है। अच्छा, यहाँ पे जनरली जो सॉल्वेंट्स यूज़ होते हैं दे आर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, है ना। अच्छा, फिर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको मिलता है सबस्ट्रेट का दैट इज़ जनरली 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये सब चीज़ें ऑलरेडी आपको पता होगी एंड ऐसे आप रिवीजन भी कर सकते हो। सो देयरफॉर जो SN1 रिएक्शन हमारे पास होती हैं दीज आर यूनिमोलिकुलर। नेक्स्ट, ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन्स इन्वॉल्व। जो ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन्स आप करते हो, याद है आपको कहाँ पे पढ़ते थे आप? ये क्लास 11 के अंदर, यानी कि बेसिकली आप यहाँ पे हैलोजिनेशन करते थे किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट आप हैलोजिनेशन करते थे, क्लियर। आप क्या करते थे? हैलोजिनेशन। अच्छा, जनरली क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन, क्लियर। एंड ये जो रिएक्शन हमारे पास होती थी यहाँ पे किसका जनरेशन होता था? फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है। सो देयरफॉर जो ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन्स हमारे पास होती हैं एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको प्रोडक्ट्स पूछे जाते हैं, बताइए कितने प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे, क्लियर। अच्छा, सो किधर गए? सो ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन्स जो है यहाँ पे फ्री रेडिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर साइक्लो अल्काइल ग्रुप। साइक्लो अल्काइल ग्रुप जो हमारे पास होते हैं उनके लिए जो जनरल फार्मूला है वो क्या बनेगी? सो इसके लिए पहले आपको याद होना चाहिए कि साइक्लो अल्केन CnH2n, सो CnH2n जो हमारे पास होते हैं दीज आर साइक्लो अल्केन्स। सो ये हमारे पास क्या होते हैं? साइक्लो अल्केन्स। क्या होते हैं? साइक्लो अल्केन्स। नाउ इसमें से आपको क्या करना होगा? एक H निकालना होगा, दैट इज CnH2n-1 करना होगा। सो ये आपका क्या बनेगा? ये आपका साइक्लो अल्काइल बनेगा। साइक्लो अल्काइल मीन्स जब भी आप एक H निकालोगे इसको कंपाउंड क्या बनता है? अल्काइल हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर अल्केन भी होता है वहाँ से अल्काइल, अगर साइक्लो है वहाँ से भी फॉर एग्जांपल साइक्लो अल्काइल। अच्छा, साइक्लो अल्केन की कोई एग्जांपल हमारे पास? फॉर एग्जांपल हमारे पास साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, बताइए फॉर्मूला क्या बनेगी? देखिए CnH2n, दिस इज C6H12, यानी कि H दिस इज 6, यहाँ पे 2 × 6 हो गया 12। सो साइक्लोहेक्सेन की फॉर्मूला क्या है? C6H12। अच्छा, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड सॉल्वेंट इज 0.8
atmosphere. When a non-volatile substance B is added to the solvent, its vapor pressure drops to. So जब आप एक non-volatile substance B ऐड कर रहे हो, क्लियर, सो जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है अप टू 0.6 atm. व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B इन दिस सॉल्यूशन? आपको क्या निकालना है? आपको मोल कंपोनेंट किसका निकालना है? B का निकालना है. मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका? B कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर, क्लियर, सॉल्यूशन के अंदर. सो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट या फिर नॉन वोलाटाइल सबस्टांस की क्या हो रही है यहाँ पे बात हो रही है. एंड आपको याद होगा रोल्टस लॉ. रोल्टस लॉ क्या कहता है? जो रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होती है दैट इज बेसिकली किसके बराबर? दैट इज बेसिकली इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो हमारे पास होगा, दैट इज एक्स बी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास. सो यही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है. सो एक्स बी किसके बराबर होता था? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, याद होगा आपको. अच्छा, इसमें से पी नॉट हमारे पास क्या होता है? दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. सो ये हमारे पास होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. अच्छा, पी एस हमारे पास क्या होता है? इट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. सो ये हमारे पास है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. सो डालिए वैल्यूज़, यहाँ पे आपको मोल फ्रैक्शन जो है वो आपको मिल जाएगा, क्लियर. सो एक्स बी आपके पास क्या होगा? दिस इज पी नॉट हमारे पास. पी नॉट का वैल्यू कितना? 0.8. देखिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड सॉल्वेंट कितना हमारे पास? 0.8. सो 0.8 माइनस यहाँ पे 0.6 डिवाइड बाय अगेन 0.8. सो 0.8 माइनस 0.6 यानी कि 8 में से 6 हो गया 2, यानी कि 0.2 नीचे डिवाइड बाय 8 दैट इज 0.8. सो देयर फोर दिस इज 2 1 आर 2 2 4 आर 8. सो 1/4 कितना होता है? 0.25 आपका आंसर रहेगा, क्लियर. सो 0.25 आपका आंसर रहेगा. नेक्स्ट देखिए, द मिक्सचर ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ. जो मिक्सचर हमारे पास है एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन का, वो बताइए वो हमारे पास किसका एग्जाम्पल रहता है? रियल सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन या फिर नॉन रियल सोल्यूशन? सो बताइए, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन की बात हो रही है. सो एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन जो हमारे पास हैं बेसिकली ये क्या होते हैं? ये आइडियल सोल्यूशन का काम करते हैं. क्यों? क्योंकि दोनों, अगर आप देखोगे इन दोनों में ये जो दोनों कंपोनेंट्स हमारे पास हैं ये केमिकली भी एंड स्ट्रक्चरली भी क्या होते हैं? ऑलमोस्ट मतलब वेरी सिमिलर होते हैं. सो इनमें स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी या फिर केमिकल सिमिलैरिटी जो है वो काफ़ी सिमिलर होती है. सो देयर फोर दीज आर मिक्सचर ऑफ. सो इनका मिक्सचर जो है ये एक्ट करेगा एज आइडियल सोल्यूशन. नेक्स्ट, fractional distillation is a process by which the separation of different fractions from mixtures of solution is carried by making use of the following property. So fractional distillation की बात कर रहा है कि ये एक प्रोसेस है जहाँ पे आप सेपरेशन करते हो डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम मिक्सचर ऑफ ए सोल्यूशन, क्लियर. अच्छा, एंड इज कैरीड आउट बाय यूजिंग विच फॉलोइंग प्रॉपर्टी. आप कौन सी प्रॉपर्टी इसमें बेसिकली यूटिलाइज करते हो? फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या फिर सॉल्युबिलिटी. सो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारे पास होता है ये आपने बचपन में भी पढ़ी होगी, क्लास 6th 7th में भी अगर आपको याद होगी. सो इसमें हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स जो हैं उसको पिक्चर में लाते हैं, क्लियर. अच्छा, एग्जाम्पल कि अगर मैं बात करूं मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर जो है, अगर आपको क्या करने हैं? इनकी सेपरेशन आउट करानी है. सो यहाँ पे आप इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो यूटिलाइज करोगे. सो इन शॉर्ट यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है उसको यूटिलाइज किया जाता है. नेक्स्ट, फैराडेज कांस्टेंट इज डिफाइंड एज. सो फैराडेज कांस्टेंट जो हमारे पास है बताइए क्या होता है? सो जो हमारे पास फैराडेज कांस्टेंट होता है इट इज सिंपली चार्ज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो चार्ज कैरीड सिंपली बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है? फैराडेज कांस्टेंट. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिक्रीज विद डाइल्यूशन. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज होता है हमारा विद डाइल्यूशन. स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीज विद डाइल्यूशन. स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज विद डाइल्यूशन. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन. यहाँ पे सो आपको करेक्ट या फिर ट्रू ऑप्शन जो यहाँ पे है वो यहाँ पे देखना है. सो इन शॉर्ट जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमारे पास होता है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन. सो ये डिक्रीज होता है किसके साथ? ये हमारा डिक्रीज होता है डाइल्यूशन के साथ. नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन इज. सो जो मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास है इसका ऐसा यूनिट आपको बताना है कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है. सो इट इज़ हमारे पास सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल या फिर मोल इनवर्स. सो सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. नेक्स्ट,
अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स, अच्छा, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स, इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ ए रिएक्शन विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज। सो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप क्या करोगे, अगर आप टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन बढ़ाओगे सो उसके कारण जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास है वो बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों? पहला ऑप्शन, अच्छा, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कोलिजन्स, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द एक्टिवेशन एनर्जी, नन। सो क्लियरली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। जो कोलिजन थ्योरी हमारे पास है, कोलिजन थ्योरी में किसका कॉन्सेप्ट यूज होता है? एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास यूज होता है। जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, अच्छा, जिनमें बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो इंक्रीज हो जाते हैं। एंड उसके कारण क्या होता है, जो इफेक्टिव कोलिजन हमारे पास हैं वो बढ़ जाते हैं। एज ए रिजल्ट रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 23, सर्टन रिएक्शंस फॉलो द रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वर्सेस टाइम एज। सो यहाँ से कंसंट्रेशन, यहाँ से टाइम, एंड ग्राफ आपको इस हिसाब से दिया गया है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर फॉर सच रिएक्शन? सो इसका जो ऑर्डर हमारे पास है दैट इज़ 1, दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 0 ऑर्डर में ऐसे आपका ग्राफ बनता है, अच्छा, जो सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर में आपका ऐसे ग्राफ बनता है। सो फर्स्ट ऑर्डर में आपका बिल्कुल ऐसे ग्राफ बनता है। नेक्स्ट नंबर 24, द कैटलिस्ट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस जब आप करते हो उसमें कौन सा कैटलिस्ट जो है वो आप यूज़ करते हो? सो जनरली यहाँ पे जो कैटलिस्ट आपका यूज़ होता है दैट इज़ आयरन। सो आयरन का आप क्या करते हो? यहाँ पे यूज़ करते हो। नेक्स्ट, मोन्टल मेटल। सो दिस इज बेसिकली मोन्टल मेटल इज एन एलॉय ऑफ, सो ये किसका एलॉय होता है? सो इट इज़ द एलॉय ऑफ कॉपर, निकल, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, टिन, जिंक, कॉपर, टिन, फॉस्फोरस, कॉपर, जिंक। सो मोन्टल मेटल इज एन एलॉय ऑफ कॉपर, निकल, आयरन, मैग्नीज। सो 4 इसमें हमारे पास चारों का कम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट, the transition metal ion that has SiPn only, magnetic moment value of 5.96. now मैग्नेटिक मोमेंट की अगर हम बात करें, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वहाँ पे ये चीज़ आप स्टडी करते हो एंड इसको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आपको आना चाहिए निकालना। नाउ पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है? मैग्नीज। इसी को हम चेक कर लेते हैं। नाउ मैग्नीज में ऑलरेडी आपको पता है कि जो हमारे पास कन्फिग्रेशन होती है दैट इज़ आर्गन, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना 25, इट इज़ हमारे पास आर्गन 3d5 4s2। सो यू विल राइट इट लाइक दिस, ऐसे आप लिखोगे, ऐसे आप लिखोगे दिस इज हमारे पास मैग्नीज। सो 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए 7। फिर आपको यहाँ पे दिया गया है Mn2 पॉजिटिव। सो आपको क्या दिया गया है? Mn2 पॉजिटिव, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिलीज़ किए गए हैं। सो इससे रिलीज़ हो जाएंगे। सो यहाँ पे आपके पास क्या बचेंगे? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब आप इजीली मैग्नेटिक मोमेंट निकाल पाओगे। म्यू एम हमारे पास क्या होता है? √n × n+2 हमारे पास। क्लियर? सो बताइए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Mn2 पॉजिटिव में? सो 5 हैं। सो इट इज़ 5, अच्छा, × 5 + 2, यहाँ पे 5 + 2 कितना? 7। सो इट इज़ 5 × 7, 5 7 are 35। सो इट इज़ √35। √36 आपको पता है 6। सो √35 जो होगा वो 6 से छोटा कम होगा। क्लियर? सो इट इज़ 5.96। सो बिल्कुल हमारा ऑप्शन ए ही मैच कर रहा है। सो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। एंड यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर मैग्नेटिक नेचर भी पूछा जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह ये सब यहाँ पे पूछी जाती हैं। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सो यहाँ पे कौन से कंपाउंड्स हैं जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं? सो यहाँ पे आपको कम्प्लेक्स जो हैं वो दिए गए हैं। क्लियर? यहाँ पे आपको कम्प्लेक्स जो हैं वो दिए गए हैं। नाउ जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हमारे पास होता है इसमें आपको क्या चाहिए? इसमें बेसिकली आपको दोनों जो कम्प्लेक्स आयन्स चाहिए वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव होने चाहिए, यानी कि इट शुड हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स जो हमारे पास कम्प्लेक्स आयन्स होने चाहिए। एंड यहाँ पे ये कैसे डिफर करना चाहिए? ये हमारे पास लिगेंड जो ऑपरेशन है, अलग अलग 2 लिगेंड्स हमारे पास होने चाहिए। सो लिगेंड डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास है वो इंटरचेंजेबल होना चाहिए यहाँ पे। सो देयरफॉर ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा। किसके रिगार्डिंग? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के रिगार्डिंग। नेक्स्ट,
देखिए, द पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विच हैज़ इथेन एज वन ऑफ इट्स कंपोनेंट इज, सो बताइए कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसमें जिसमें आपको इथेन मिलेगा, बताइए किसमें आपको इथेन मिलेगा। सो इट इज़ हमारे पास जेसस सॉल्ट। जो जेसस सॉल्ट हमारे पास है इट इज़ बेसिकली KPtCl3C2H5 बेसिकली इस हिसाब से ये आपको मिलेगा। सो इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको इथेन ग्रुप मिलेगा। सो इट इज़ जेसस सॉल्ट। नेक्स्ट, द टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन नंबर। सो जो टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स हमारे पास होते हैं इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। जनरली जब आप यहाँ पे अलग अलग थ्योरीज पढ़ते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, सो जो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 4 होता है, इसमें आप 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स जो हैं या फिर कम्प्लेक्स जो हैं उनको स्टडी करते हो। वन इज टेट्राहेड्रल एंड दूसरा हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर प्लानर। क्लियर। अच्छा, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लानर, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आपकी मिलती है sp3 एंड यहाँ पे आपको मिलती है dsp2। सो जनरली जो कोऑर्डिनेशन 4 हमारे पास है इसमें आपको टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लानर मिलता है। बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में यहीं से दे रहा है कि टेट्राहेड्रल। सो टेट्राहेड्रल किन कम्प्लेक्स में आपको मिलते हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना रहता है, 4 रहता है। सो नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नियर थ्योरी फॉर, अच्छा वर्नर्स थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सो जो वर्नर्स थ्योरी हमारे पास है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के रिगार्डिंग, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। अच्छा, प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल। जो प्राइमरी वैलेंसी हमारे पास है दे आर आयोनाइजेबल, बिल्कुल सही बात हो रही है। सेकेंडरी वैलेंसी आर आयोनाइजेबल, जी नहीं, दे आर नॉन आयोनाइजेबल। सो प्राइमरी वैलेंसी जो है दे आर आयोनाइजेबल, जो सेकेंडरी है दे आर नॉन आयोनाइजेबल हमारे पास। ओनली प्राइमरी वैलेंसी आर नॉन आयोनाइजेबल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयोनाइजेबल। सो ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट, द बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट पेंट 3-ene-2-ol इंटू पेंट 3-ene-2-on। सो देखिए आपको यहाँ पे देखना है, दिस इज ऑल, सो दिस इज अल्कोहल, दिस इज ओन, दिस इज आपके पास कीटोन। सो अल्कोहल का कन्वर्जन किस में हो रहा है, ध्यान दीजिए, अल्कोहल का कन्वर्जन हो रहा है किसके अंदर, कीटोन के अंदर। सो अगर डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है अल्कोहल का कीटोन के अंदर, आपने अलग अलग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़ी हैं अल्कोहल्स में, पहले आप देखते हो कि अल्कोहल से आप क्या बनाते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आप यहाँ से कीटोन या एल्डिहाइड बनाते हो, डिपेंड करेगा कौन सा अल्कोहल हमारे पास है। नाउ अगर आपको ये स्किप करना है, आपको डायरेक्टली क्या चाहिए, कीटोन, इसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, इसके लिए आप PCC का यूज़ करते हो, दैट इज पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। सो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट, among the following set of reactants which one produces anisole। सो कहाँ पे आपको क्या मिलेगा, किस कॉम्बिनेशन में आपको क्या मिलेगा, किस कॉम्बिनेशन में आपको एनिसॉल मिलेगा। क्लियर, किस कॉम्बिनेशन में आपको एनिसॉल मिलेगा। इट इज़ लाइक दिस, हमारे पास ये आपका क्या रहता है, दिस इज एनिसॉल, ये आपको चाहिए। सो अगर आप देखोगे, अगर आप देखोगे जो हमारे पास फिनॉल होता है, जो हमारे पास फिनॉल होता है, फिनॉल में जब आप क्या मिलाते हो, NaOH मिलाते हो। सो यहाँ से आपका क्या बनेगा, यहाँ से आपका सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। फिर इसमें आप क्या मिलाओगे, इसमें आप मिथाइल आयोडाइड मिलाओगे। अच्छा, फिर यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको एनिसॉल बनता हुआ दिखेगा। सो देयरफॉर जो राइट कॉम्बिनेशन हमारे पास है दैट इज ऑप्शन बी, C6H5OH, दैट इज आपका फिनॉल, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर हमारे पास CH3I। आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ से ईथर मिलेगा, दैट इज एनिसॉल। नेक्स्ट, द रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन आपको बतानी है कौन सी रिएक्शन है। नाउ यहाँ पे बिल्कुल जैसे अभी हमने ऊपर देखा कुछ वैसा ही आपको दिख रहा है। सो दिस इज बेसिकली, यहाँ पे आपको इस फॉर्म में कंपाउंड दिया गया है एंड यहाँ पे आपको एक अल्काइल हैलाइड दिया गया है। क्लियर, यहाँ पे आपको अल्काइल हैलाइड दिया गया है, फिर यहाँ से NaCl बाहर, एंड यहाँ पे आप समझें यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको बेसिकली ऐसे ROR की फॉर्म में आपको क्या मिल रहा है, ईथर मिल रहा है। सो अगर आपको अल्काइल हैलाइड आपका यूज़ हो रहा है, अच्छा ऐसे कंपाउंड आपका यूज़ हो रहा है RONA, फिर आपका RX यहाँ पे यूज़ हो रहा है एंड आपको मिल रहा है ROR, बताइए ये किस टाइप की रिएक्शन हमारे पास होगी। सो ये हमारे पास सिंपली होगी विलियमसन सिंथेसिस, यानी कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्लियर, सो इट इज़ विलियमसन ईथर सिंथेसिस यहाँ पे। नेक्स्ट, Cannizzaro रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, बताइए Cannizzaro रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय मिथेनॉल, फिनाइल मिथेनॉल, 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल,
फिनाइल इथेनॉल। सो आपको बताना है कि कैनिसारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। नाउ कैनिसारो रिएक्शन में आपको पता है कि कैनिसारो रिएक्शन जो है ऐसे कंपाउंड शो करते हैं जिनमें नो अल्फा हाइड्रोजन। सो इनमें अल्फा हाइड्रोजन की नीड नहीं होती है। क्लियर, इनमें अल्फा हाइड्रोजन की नीड नहीं होती है। पहला जो ऑप्शन आपके पास है दैट इज मिथेनॉल, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। सो इसमें बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन आपको दिया गया है दैट इज फिनाइल मिथेनॉल। क्लियर, दैट इज फिनाइल मिथेनॉल, दैट इज C6H5। अच्छा, CHO अगेन इसमें भी आपको नहीं मिलेगा। देन 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेनॉल, इसमें भी आपको नहीं मिलेगा। दिस इज 2,2 डाईमिथाइल, इट इज़ लाइक दिस CH3 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेनॉल, इट इज़ लाइक दिस CH3 CH2, फिर आपके पास C, फिर आपके पास CH3 दो बार, फिर आपके पास CHO। ऐसे आप बता सकते हो 1 2 3 4 यहाँ पे। अच्छा, फिर दिस इज ब्यूटेनॉल, फिर जो हमारे पास 2 है यानी कि जो कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 2 के ऊपर ट्वाइस क्या होगा CH3 2, ऐसे भी आप लिख सकते हो। देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो कार्बन नंबर 2 है इसके ऊपर यहाँ पे CH3, इसके ऊपर यहाँ पे CH3, खोल के मैंने आपको दिखाया। सो दिस इज हमारा कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3, दिस इज कार्बन 4। क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन है? जी नहीं, जो अल्फा कार्बन है दिस इज अल्फा कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है ही नहीं। सो देयरफॉर ये भी शो करेगा। देयरफॉर यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज फिनाइल इथेनॉल। सो इसमें अल्फा कार्बन होगा, देयरफॉर अल्फा हाइड्रोजन भी होगा। सो इसकी फॉर एग्जाम्पल इसकी जो शेप हमारे पास है, या फिर इसकी शेप नहीं, इसकी जो फॉर्मूला हमारे पास है इट इज़ C6H5 CH2CHO। इसको काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। इट इज़ फिनाइल इथेनॉल, याद रखिएगा फिनाइल इथेनॉल। सो यहाँ पे आपको अल्फा कार्बन मिल रहा है, सो यहाँ पे आपको अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं। सो ये कैनिसारो रिएक्शन को शो नहीं करेगा, पहले 3 ऑप्शन बिल्कुल शो करेंगे। नेक्स्ट, द कंपाउंड दैट गिव्स बोथ आयोडोफॉर्म एंड फैलिंगस टेस्ट। सो ऐसा कंपाउंड जो आयोडोफॉर्म को भी देगा एंड साथ में फैलिंगस टेस्ट को भी देगा। सो ऐसा कंपाउंड हमारे पास कौन सा है? इथेनॉल, प्रोपेनॉन, 2-बिटानॉल या फिर इथेनॉल हमारे पास। नौ ध्यान दीजिए, आयोडोफॉर्म एज वेल एज फैलिंगस टेस्ट। सो इट इज़ हमारे पास CH3CHO, दैट इज आपका इथेनॉल, दैट इज एसिटल्डिहाइड। सो ये आपको फैलिंगस टेस्ट भी देगा एंड ये आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देगा। नाउ बताइए, फैलिंगस टेस्ट जो हमारे पास होता है, सो इसमें बेसिकली क्या होना चाहिए? एलिफैटिक एल्डिहाइड आपके पास, एंड जो आयोडोफॉर्म है यहाँ पे आपके पास मीथाइल ग्रुप होना चाहिए, यानी कि मीथाइल कीटो ग्रुप। सो यहाँ पे आपको मीथाइल ग्रुप मिल रहा है। सो ये दोनों आयोडोफॉर्म एज वेल एज फैलिंगस टेस्ट शो करेगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, एसिटल्डिहाइड एंड यहाँ पे फिनाइल इथेनॉल, दिस इज फिनाइल इथेनॉल, इनको आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? क्लियर, दिस इज फिनाइल इथेनॉल। सो इनको आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? बताइए कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? बेनेडिक्टस टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, टॉलिनस टेस्ट या फिर फैलिंगस सोल्यूशन टेस्ट, कैसे आप इनको क्या करोगे? आप डिस्टिंग्विश करोगे। सो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपको हिंट मिल गया होगा। सो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आपको मिल रहा है। सो देयरफॉर अभी हम कह रहे थे जो हमारे पास आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है इसमें मीथाइल कीटो ग्रुप या हमारे पास जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। सो इसमें आपको मिथाइल ग्रुप नहीं मिल रहा है। सो देयरफॉर आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है उससे आप इन दो को डिस्टिंग्विश करोगे, ये शो करेगा, ये नहीं शो करेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्लियर? सो आयोडोफॉर्म। नेक्स्ट देखिए नंबर 37, ये वाला क्वेश्चन बताइए, रिएक्शन बाय विच बेंजल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। सो आपको अलग अलग 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अलग अलग 4 रिएक्शंस आपको दी गई हैं। आपको बता रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे आप बेसिकली क्या कर पाओगे? बेंजल्डिहाइड को प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। पहली जो रिएक्शन है इट इज़ हमारे पास बेसिकली गेटरमैन कोच रिएक्शन। क्लियर? अच्छा, ये जो आपको दिख रही है दिस इज बेसिकली इटार्ड रिएक्शन। क्लियर? एंड यहाँ पे बेसिकली हमारा क्या यूज़ हो रहा है? पैलेडियम बेरियम सल्फेट। सो इट इज़ रोजनमंड्स रिएक्शन। सो ये कौन सी रिएक्शन? इट इज़ रोजनमंड्स रिएक्शन। अच्छा, ये कौन सी रिएक्शन? दिस इज इटार्ड रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन? ये हमारे पास गेटरमैन कोच रिएक्शन। अच्छा, ये आपको क्या दिख रही है? देखिए जिंक मरकरी अमलगम का क्या किया गया है? जिंक मरकरी अमलगम का यूज़ किया गया है।
सो अगर जिंक मरकरी अमलगम का यूज़ किया गया है, आप कहोगे ये तो कैलामेंशन रिएक्शन हमारे पास है, बट याद रखना है आपको कैलामेंशन रिएक्शन जो है वो बेंजल्डिहाइड की प्रॉपर्टी प्रेपरेशन नहीं बल्कि प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी होती है एल्डिहाइड्स की हमारे पास। क्लियर, वो हमारे पास एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की प्रॉपर्टी होती है, ना कि प्रेपरेशन। एंड साथ में यहाँ पे गलत कंपाउंड लिया गया है, यहाँ पे बेंजोइक एसिड लिया गया है। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड होना चाहिए था। एंड यहाँ से आपको अलग अलग कंपाउंड्स मिलेंगे, अल्केन्स की अगर हमने बात की थी। क्लियर, सो दिस इज़ नॉट दी वे कि आप प्रिपेयर करोगे किसको, आप एल्डिहाइड को प्रिपेयर करोगे। ये बेसिकली एल्डिहाइड्स की रिएक्शन होती है, बट यहाँ पे इसने बेंजोइक एसिड भी दिया है। सो यहाँ पे सारा ये गलत आपका बन रहा है। सो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। बाकी 3 तरीके जो हैं इनसे आप बेंजल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट, इन द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट। आपको बताना है कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे OH ऐसे ही, CH डबल बॉन्ड बिल्कुल ऐसे ही, यहाँ पे CH3 इट इज़ लाइक दिस, CH डबल बॉन्ड O CH3 मीन्स ये क्या है, कीटोन ग्रुप। यहाँ पे दिस इज कीटोन ग्रुप। अब कीटोन ग्रुप जो है यहाँ पे देखिए किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये अल्केन ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है। सो आपका कीटोन या आपका एल्डिहाइड अगर किस में कन्वर्ट हो जाए, अल्केन के अंदर। सो अगेन अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, दो तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की हम यहाँ पे बात करते हैं। वन इज हमारे पास जो रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं। क्लियर, जो रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं, एक हमारे पास है कैलामेंशन रिएक्शन, दूसरी हमारे पास क्या है, वुल्फ-किश्नर रिएक्शन। सो कैलामेंशन रिएक्शन या फिर वुल्फ-किश्नर रिएक्शन हमारे पास। नाउ जो वुल्फ-किश्नर रिएक्शन हमारे पास है, इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप हाइड्रोजीन यूज़ करते हो। एंड जो कैलामेंशन रिएक्शन हमारे पास है, इसमें आप जिंक मरकरी अमलगम जो है इन प्रेजेंस आप HCl यूज़ करते हो। एंड आपको क्या मिल जाते हैं, अल्केन्स मिल जाते हैं। सो देखिए ये ऑप्शन भी आपके पास है एंड ये ऑप्शन भी आपके पास है। आपके पास ऑप्शन ए भी है एंड आपके पास ऑप्शन डी भी है। बट मसला क्या है, अब आप दोनों में से चूज कौन करोगे। देखिए जो कीटोन जो डबल बॉन्ड है ये एज इट इज़ प्रोडक्ट में मिल रहा है, जो OH ग्रुप है ये आपको एज इट इज़ मिल रहा है। सो इनके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। अगर इनके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है सो आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज़ हाइड्रोजीन। सो आप क्या लोगे, हाइड्रोजीन, यानी कि वुल्फ-किश्नर रिएक्शन जो है वो आप यूज़ करोगे। क्यों, क्योंकि अगर आप HCl यूज़ करोगे, ये बेसिकली इनको क्या करेगा, इनके साथ क्या करेगा, जो HCl हमारे पास है। क्लियर, जो HCl हमारे पास है ये बेसिकली रिएक्ट करेगा जो डबल बॉन्ड एंड अल्कोहल जो OH ग्रुप हमारे पास है इन दो के साथ रिएक्ट करेगा। अदरवाइज हम ऐसे भी प्रोसीड कर सकते थे। क्लियर, इससे भी प्रोसीड कर सकते थे, बट क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना इनको हमें प्रिजर्व करना है। सो क्वेश्चन में आपको दिया है कि इनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं है, ये एज इट इज़ हैं, इनको प्रिजर्व किया गया है, खाली यहाँ पे चेंज लाई गई है, यहाँ पे चेंज लाई गई है। सो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास डी रहेगा। क्लियर। Next, which one of the following compounds is the most acidic? CH3 COH, Cl3 C COH, CH2 Cl COH, CHCl2 COH। नाउ अगर आप देखोगे Cl जो हमारे पास है वो यहाँ पे 3 बार लिया गया है। सो इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास मोस्ट एसिडिक होगा। एंड ऑलरेडी यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट होगा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप वगैरह का। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट, एंड जो एसिडिक एंड बेसिक क्वेश्चन होते हैं इनमें से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में बनता है कि ज़्यादा एसिडिक कौन, ज़्यादा बेसिक कौन, या फिर एसिडिक ऑर्डर बताइए, बेसिक ऑर्डर बताइए, बेसिक नेचर बताइए। ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो HV-Z रिएक्शन, दैट इज हेल-वोल्हार्ड-जेलनेस्की रिएक्शन। सो अगेन HV-Z कौन से कंपाउंड्स हमारे पास शो करते हैं जिनमें क्या होगा, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास होगा। क्लियर, यहाँ पे आप क्या करते हो, क्लोरीनेशन या फिर ब्रोमिनेशन आप करते हो, इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस आप रिएक्शन करते हो। एंड खाली वो कार्बोक्सिलिक एसिड ये रिएक्शन शो करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास होता है। विच विल नॉट अंडरगो, सो सीधे आपको समझ में आ रहा होगा फॉर्मिक एसिड HCOH, इसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल सिंथेसिस। सो गैब्रियल सिंथेसिस से आप कौन सा अमाइन प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। सो बताइए, जो गैब्रियल सिंथेसिस हमारे पास है इसमें आपको याद रखना है कि इसमें खाली आप क्या करते हो, प्राइमरी अमाइन्स जो हैं, प्राइमरी अमाइन्स की आप क्या करते हो, प्रेपरेशन करते हो। नाउ सीधे मैं ऑप्शन डी के ऊपर आऊँगा। जो डी ऑप्शन हमारे पास है दैट इज N-methyl बेंजाइल अमाइन। इट इज़ लाइक दिस, ध्यान दीजिए, इट इज़ लाइक दिस CH2 NH
CH3, दिस इज द कंपाउंड, ये हमारे पास क्या है, दिस इज एन मिथाइल, ध्यान दीजिए एन के साथ क्या अटैच्ड, मिथाइल, एंड ये हमारे पास है, दिस इज बेसिकली जो पेरेंट कंपाउंड है, दिस इज बेंजाइल अमाइन। सो ये यहाँ पे होना क्या चाहिए था, NH2, अगर ये ग्रुप यहाँ पे नहीं आता, क्लियर। अच्छा, सो इतना हमारे पास क्या होता है, इतना हमारे पास बेंजाइल अमाइन होता है। सो एन के ऊपर क्या अटैच है, मिथाइल। सो एन मिथाइल बेंजाइल अमाइन जो है, इट इज अ सेकेंडरी अमाइन। देखिए आपको क्लियरली दिख रहा है, दिस इज NH यहाँ पे, अगर NH2 होता, दिस इज NH हमारे पास यहाँ पे, सो दिस इज हमारे पास सेकेंडरी अमाइन। सो ये हमारा सेकेंडरी अमाइन। सो बाकी जो 3 ऑप्शन हैं ये हमारे प्राइमरी अमाइंस हैं। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि गैब्रियल सिंथेसिस खाली किन के लिए एप्लीकेबल होती है, प्राइमरी अमाइंस के लिए। नेक्स्ट, मेंडियस रिएक्शन कन्वर्ट्स एन अल्काइल साइनाइड टू, बताइए जो मेंडियस रिएक्शन हमारे पास है यहाँ पे, जो साइनाइड आपका है ये किस में कन्वर्ट होता है। सो सिंपली आपका जो साइनाइड है वो प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट होता है। सो दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए प्राइमरी अमाइन। एंड यहाँ पे आप बेसिकली LiAlH4 का यूज़ करते हो या फिर सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल का यूज़ करते हो, आपको क्या मिलता है, आपको अमाइन मिलता है मेंडियस रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट, द सेल मेम्ब्रेन्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, बताइए सेल मेम्ब्रेन्स जो होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ फैट्स, प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स। सो सेल मेम्ब्रेन्स जो हैं वो फॉस्फोलिपिड से बने होते हैं। नेक्स्ट, इन ए ग्रुप ऑफ आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सो आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, अलग अलग आपको दिए गए हैं। सो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको किन में बताना है, अल्काइल हैलाइड्स में, क्लियर, अल्काइल हैलाइड्स में, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। नाउ बॉइलिंग पॉइंट में ऑलरेडी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है ब्रांचिंग का, अगर ब्रांचिंग हमारे पास ज़्यादा होगी उसके कारण जो सरफेस एरिया होगा वो कम होगा, जो वंडर वालस फोर्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, एज ए रिजल्ट जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास डिक्रीज होगा। इसका मतलब जो हमारे पास टर्शरी होते हैं उनमें सबसे कम होता है। सो टर्शरी में सबसे कम होगा, दिस इज, ये ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला और सेकंड, ये बोल रहा है कि टर्शरी में ज़्यादा है। सो सी ऑप्शन देखिए, अच्छा यहाँ पे पहले ये लेस देन, प्राइमरी में कम, सेकेंडरी में बोल रहा है ज़्यादा, फिर सेकेंडरी में बोल रहे हैं सेकेंडरी टर्शरी से। सो ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा। क्यों, क्योंकि प्राइमरी जो हमारे पास है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, इनमें ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, इनमें ज़्यादा होगा टर्शरी। सो टर्शरी में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। लास्ट क्वेश्चन हियर, CCl4 एंड फ्रियॉन्स बताइए आर green compounds because they are green colored, depletes ozone concentration, cause increase in ozone concentration, have no effect on ozone concentration। जो CCl4 एंड फ्रियॉन्स होते हैं, जो आप कहाँ पे पढ़ते हो, जो आप हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरियंस में लास्टली जो कंपाउंड्स आप पढ़ते हो, इंपॉर्टेंट कमर्शियल कंपाउंड्स हमारे पास। सो जो CCl4 एंड फ्रियॉन्स हमारे पास हैं दे डिप्लीट ओजोन। सो ओजोन लेयर को क्या करते हैं, डिप्लीट करते हैं। सो एज ए रिजल्ट ओजोन की कंसनट्रेशन जो है वो कम हो जाती है एंड कैंसर बढ़ने का खतरा रहता है। सो देयरफॉर ये हमारे पास क्या थे, 45 क्वेश्चन एंड आई बिलीव बिल्कुल आपके लेवल के हिसाब से, जिस हिसाब से 3-4 साल से लेवल आ रहा है उस हिसाब से हमने इसको लिया है। एंड जिन्होंने ये वाले मॉक सेशन हमारे नहीं देखे हैं JK बोबी के रिगार्डिंग, इनको भी आप अटेंड करें, यहाँ पे भी आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे एंड उस हिसाब से मिलेंगे जिस हिसाब से आपके पेपर में मिलते हैं, क्लियर। सो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, कॉस्ट में थोड़ा केमिस्ट्री जो है उसको मतलब थोड़ा ईजी, मतलब थोड़ा नहीं, अच्छा खासा ईजियर लेवल पे पूछा जाता है, बट फिजिक्स का पेपर अच्छा खासा आपसे पूछा जाता है। सो आप मेंशन करिए कि आपने कितना स्कोर यहाँ पे किया एंड और किन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट है। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।